हेलो एवरीवन। बीएससी फाइनल ईयर के पिछले वीडियो तक हमने इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंतर्गत उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम इकोलॉजिकल सक्सेशन की प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं जनरल प्रोसेस ऑफ सक्सेशन या अनुक्रमण की सामान्य प्रक्रिया के बारे में। द एंटायर प्रोसेस ऑफ प्राइमरी ऑटोट्रोपिक सक्सेशन इज कंप्लीटेड थ्रू द फॉलोइंग सीक्वेंशियल स्टेप्स। ये संपूर्ण प्रकार का जो प्राइमरी या प्राथमिक स्वपोषी प्रकार का सक्सेशन या अनुक्रमण जो होता है, ये इन निम्न चरणों के अंतर्गत कंप्लीट होता है। पहला इसमें चरण आता है, इसे कहते हैं न्यूडेशन या अनाच्छादन। दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ अ बेयर एरिया विदाउट एनी फॉर्म ऑफ लाइफ। तो इस अवस्था के अंदर सबसे पहले ये आता है कि एक बेयर एरिया यानी खुला क्षेत्र या नग्न क्षेत्र का निर्माण होता है, जहाँ पर किसी भी प्रकार की जीवन जो है वहाँ पर उपस्थित नहीं होता है, यानी प्लांट और एनिमल दोनों ही वहाँ पर नहीं होते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्षेत्र का निर्माण होता है। एक्सपोजर ऑफ न्यू सरफेस में अकर ड्यू टू सेवरल कॉजेज। तो ये इस प्रकार की जो नई सतह का निर्माण होता है, यानी नग्न सतह का जब निर्माण होता है, इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन के कारण, या इरोजन या जिसे कहते हैं मिट्टी के कटाव के कारण, डिपोजिशन के कारण, या दूसरे कैटास्ट्रोफिक एजेंसी कुछ भी पर्यावरणीय या जलवायुवीय कारक या इसके द्वारा हो सकती है। तो किसी के कारण भी एक नया जो है एक खुला क्षेत्र या नग्न क्षेत्र उत्पन्न होता है, जहाँ पर किसी भी प्रकार का जीवन नहीं होता है। कॉजेज ऑफ न्यूडेशन आर ऑफ 3 मेन टाइप्स। तो 3 मुख्य प्रकार जो हैं इसके कारण हैं, जो कि अनाच्छादन के कारण होते हैं। पहला कारण आता है इसमें टॉपोग्राफिक यानी स्थलाकृतीय कारण, ड्यू टू सॉइल इरोजन बाय ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण सॉइल का इरोजन या मिट्टी कटाव होना, अपर्दन होना, और ये हो सकता है ग्रेविटी के कारण, जल के कारण या हवा के कारण। द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी में डिसअपियर। अब वहाँ पर जो उपस्थित समुदाय या कम्युनिटी है वो वहाँ से नष्ट हो जाती है। तो जब सॉइल इरोजन होता है तो वहाँ पर संपूर्ण पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, और पेड़ पौधे नष्ट होने के कारण वहाँ पर किसी भी प्रकार के जीव जंतु नहीं होते हैं। अदर टोपोग्राफिक कॉजेज इंक्लूड डिपोजिशन ऑफ सैंड, लैंडस्लाइड, वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड अदर फैक्टर्स। दूसरे जो स्थलाकृति कारण हैं उनमें आता है मिट्टी का जमाव होना, लैंडस्लाइड या भूस्खलन होना, वॉल्केनिक एक्टिविटी यानी ज्वालामुखी के कारण, यानी ज्वालामुखी फटने के कारण आसपास के सभी पेड़ पौधे तथा जीव जंतु वहाँ पर नष्ट हो जाते हैं, और इसके अलावा दूसरे भी कारक हो सकते हैं। दूसरा कारण आता है क्लाइमेटिक या जलवायुवीय कारण। ग्लेशियर्स, ड्राई पीरियड हेल्स एंड स्टॉर्म्स, फ्रॉस्ट, फायर एक्सेट्रा में ऑल्सो डिस्ट्रॉय द कम्युनिटी। अब क्लाइमेटिक या जलवायु के अंतर्गत ये हो सकता है कि बड़े ग्लेशियर या सूखा पड़ना, अकाल पड़ना, या हेल स्टॉर्म्स यानी ओलावृष्टि होना, तूफान आना, या वहाँ पर आग का लग जाना, इनके कारण भी वहाँ की जो कम्युनिटी होती है पहले उपस्थित, वो कम्युनिटी वहाँ पर पूर्णतया समाप्त हो जाती है। तीसरा कारण आता है बायोटिक या जैविक कारण। ह्यूमन फॉर्म्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोटिक फैक्टर। तो मानव जो है सबसे महत्वपूर्ण जैविक कारक बनता है। ही इज़ द रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। और मानव ही वनों के नष्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। ग्रासलैंड को ये जो है कंप्लीट रूप से डिस्ट्रॉय करते हैं। फॉर इंडस्ट्री यानी औद्योगिक क्षेत्र लगाने के लिए वहाँ के फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स नष्ट कर दिए जाते हैं। एग्रीकल्चर खेती करने के लिए, या हाउसिंग यानी रहने के लिए। तो इन सभी कारणों से मानव जो है सबसे ज़्यादा इन वन क्षेत्रों को और घास स्थलों को नष्ट करते हैं। अदर फैक्टर्स आर डिजीज़, एपिडेमिक्स ड्यू टू फंजाई, वायरस एक्सेट्रा विच डिस्ट्रॉय द होल पॉपुलेशन। कुछ अन्य कारण भी है, जैसे किसी डिजीज़ का होना, एपिडेमिक महामारी का होना, और ये हो सकता है किसी फंजाई या वायरस के द्वारा। और इसके कारण जो है वहाँ की संपूर्ण पॉपुलेशन या जनसंख्या जितनी भी होती है, कम्युनिटी या समुदाय, तो वो सभी उस डिजीज़ के कारण जो है वो समाप्त हो जाते हैं। दूसरा स्टेप आता है
इसे कहते हैं इन्वेजन या अतिक्रमण। इन्वेजन इज द सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्पीसीज इन ए बेयर एरिया। तो अतिक्रमण का मतलब है कि किसी एक प्रजाति के द्वारा उस नग्न क्षेत्र में या खुले क्षेत्र में एक सफलतापूर्वक वहाँ पर वह स्थापित हो जाती है। तो किसी स्पीसीज का स्थापित होना किसी नग्न क्षेत्र में अतिक्रमण या इन्वेजन कहलाता है। द स्पीसीज एक्चुअली रीचेज दिस न्यू साइट फ्रॉम एनी अदर एरिया। और ये जो स्पीसीज या प्रजाति होती है ये किसी दूसरे स्थान से वहाँ पर आती है, यानी उस नग्न क्षेत्र के अंदर किसी दूसरे क्षेत्र से वहाँ पर आके स्थापित होती है। इन्वेजन इंक्लूड द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। तो इन्वेजन या अतिक्रमण भी जो है 3 चरणों में होता है। फर्स्ट आता है माइग्रेशन या पलायन करना या डिस्पर्जल यानी कि प्रकीर्णन के द्वारा। द सीड्स, स्पोर्स और अदर प्रोपोग्यूल्स ऑफ द स्पीसीज रीच द बेयर एरिया। तो बीज है, स्पोर या दूसरे जो प्रवर्ध होते हैं वो किसी क्षेत्र में यानी जो नग्न क्षेत्र है वहाँ पर पहुँचते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइग्रेशन। इसे माइग्रेशन कहा जाता है या पलायन कहा जा सकता है। एंड इज जनरली ब्रॉट अबाउट बाय एयर, वाटर एक्सेट्रा। और ये जो प्रक्रिया है सामान्यतया हवा के द्वारा या जल के द्वारा की जाती है। तो इनके माध्यम से होके कोई दूसरे बीज है, स्पोर है या प्रोपोग्यूल्स होते हैं वो उस नग्न क्षेत्र में आते हैं। सेकंड स्टेप आता है इसके अंदर इकेसिस या इसे कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट या अस्थापन। आफ्टर रीचिंग टू न्यू एरिया, तो नए क्षेत्र में पहुंचने के बाद द प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्पीसीज। तो जो नई स्पीसीज आती है उसके सफलतापूर्वक स्थापित होने की प्रक्रिया के बाद एज ए रिजल्ट ऑफ एडजस्टमेंट विद द कंडीशंस एग्जिस्टिंग देयर। और नई स्पीसीज आने के बाद में वहाँ पर उनके अंदर एडजस्टमेंट करने की कैपेबिलिटी आ जाती है, यानी उनमें अनुकूलनशीलता आ जाती है कि वहाँ की जो कंडीशंस होती हैं या पर्यावरण वहाँ पर है उसके अनुसार वह एडजस्ट हो जाते हैं। इज नॉन एन एक्सेसिस। तो इसे कहा जाता है एक्सेसिस या अस्थापन। एक्सेसिस इज फॉलोड बाय फुल स्केल कॉलोनाइजेशन। और एक्सेसिस होने के बाद में अत्यधिक मात्रा में कॉलोनाइजेशन या निवहीकरण हो जाता है, यानी वो अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। इन प्लांट्स, पादपों में आफ्टर माइग्रेशन, पलायन के बाद सीड्स और प्रोपोग्यूल्स जर्मिनेट। तो पादपों के अंदर पलायन होने के बाद या माइग्रेशन के बाद उसके जो सीड या बीज होते हैं या प्रोपोग्यूल्स होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं या अंकुरित होते हैं। सीडलिंग्स ग्रो, उनके जो बीज होते हैं वो उगते हैं। एंड एडल्ट्स स्टार्ट टू रिप्रोड्यूस। और उनमें वयस्क अवस्था में आने के बाद में जो वयस्क होते हैं ये रिप्रोड्यूस या प्रजनन करना शुरू कर देते हैं। तो इसके कारण जो है वो वहाँ पर अपनी संख्या के अंदर वृद्धि करते हैं। थर्ड स्टेप आता है इसमें एग्रीगेशन या समुच्चयन। कॉलोनाइजेशन बाय सक्सेसिव ऑफ स्प्रिंग। तो जो कॉलोनाइजेशन या निवहीकरण होता है जो कि सफल ऑफ स्प्रिंग या उनकी अगली पीढ़ी जो होती है उसके द्वारा। एंड न्यू माइग्रेंट्स हेल्प इंक्रीज द पॉपुलेशन। और नए माइग्रेंट्स यानी नए प्रोपोग्यूल्स या सीड्स वहाँ पर आते हैं और वो वहाँ पर वृद्धि करते हैं। तो माइग्रेंट्स भी आते हैं और वहाँ के जो सक्सेसफुल ऑफ स्प्रिंग है वो वहाँ की पॉपुलेशन या जनसंख्या के अंदर वृद्धि करते हैं। अ प्रोसेस कॉल्ड एग्रीगेशन। और इस प्रोसेस को एग्रीगेशन या समुच्चयन कहा जाता है। दस आफ्टर एक्सेसिस एज ए रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। तो प्रजनन के परिणाम स्वरूप द इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीसीज इंक्रीज इन नंबर। तो किसी भी जाति के जो सदस्य हैं वो वहाँ पर संख्या में बढ़ते हैं रिप्रोडक्शन के कारण। एंड दे कम क्लोजर टू ईच अदर। और जैसे जैसे संख्या बढ़ती है तो वे आपस में पास पास जो है वो उपस्थित होते हैं। तो उनके अंदर जो दूरी होती है वो कम हो जाती है और धीरे धीरे वहाँ पर अधिक संख्या में पेड़ उपस्थित होते हैं। प्लांट्स और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स विच आर द फर्स्ट टू कॉलोनाइज एंड एग्रीगेट आर कॉल्ड पायनियर्स। तो पादप या ऐसे स्वपोषी जीव जो वहाँ पर सबसे पहले आते हैं और वहाँ पर कॉलोनाइज होते हैं, यानी वहाँ पर अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और एग्रीगेट होते हैं यानी समुच्चयन बनाते हैं, उन्हें
पायोनियर्स या पुरोगामी कहा जाता है। तो ऐसी जो स्पीसीज होती है जो सबसे पहले आती है और कॉलोनाइज होती है, उसे पुरोगामी स्पीसीज यानी पायोनियर स्पीसीज कहा जाता है। द पायोनियर कम्युनिटीज आर लाइकली टू बी मोर डायनेमिक एंड हैव लो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स। तो इस प्रकार की जो पायोनियर कम्युनिटीज़ होती है, ये इस प्रकार की होती है कि इनमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं या पोषक जो इनके अंदर उपस्थित होते हैं या इन्हें जो चाहिए पोषक तत्व, ये उनके अंदर इनकी रिक्वायरमेंट या इनकी आवश्यकता जो होती है वो बहुत ही कम होती है, और कम आवश्यकता के कारण ही ये वहाँ पर आसानी से स्थापित हो जाते हैं। एंड टू टेक मिनरल्स इन कंपेरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स। और ये जो मिनरल्स इनटेक करते हैं या ये ग्रहण जो करते हैं, ये सामान्यतः अधिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स में यानी जटिल प्रकारों के अंदर ये मिनरल्स का यूज़ करते हैं। दे आर स्मॉल साइज, ये छोटे आकार के होते हैं। एंड मेक लेस डिमांड फॉर एनवायरनमेंट, और ये जो है पर्यावरण से बहुत ही कम जो है डिमांड करते हैं, यानी पर्यावरण जो है इसके ऊपर पर्यावरण पर अधिक निर्भर ये नहीं होते हैं क्योंकि ये छोटे आकार के होते हैं। इसके बाद आता है कंपटीशन एंड कोएक्शन, इसे कहते हैं प्रतिस्पर्धा तथा सहक्रिया। ड्यू टू एग्रीगेशन, तो एग्रीगेशन के कारण ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीसीज एट द लिमिटेड प्लेस देयर डेवलप्स कंपटीशन। तो एग्रीगेशन के कारण अधिक संख्या में वहाँ पर उपस्थित होते हैं किसी प्रजाति के सदस्य, और एक लिमिटेड क्षेत्र में ही वो पाए जाते हैं, और इसके कारण उनके मध्य जो है कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा शुरू होती है। ये प्रतिस्पर्धा इंटर स्पेसिफिक हो सकती है या इंट्रा स्पेसिफिक हो सकती है। तो एक ही प्रजाति के मध्य हो सकती है कंपटीशन, या दो अलग प्रजातियों के मध्य हो सकता है। और ये कंपटीशन होता है स्पेस यानी क्षेत्र तथा न्यूट्रिशन या पोषण के लिए। इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज अफेक्ट ईच अदर्स लाइफ इन वेरियस वेज एंड दिस इज कॉल्ड कोएक्शन। और जो जितने भी सदस्य होते हैं स्पीसीज या प्रजातियों के, वो एक दूसरे के जीवन के ऊपर जो है अनेक तरीक़ों से प्रभाव डालते हैं, और इसलिए इसे जो है कोएक्शन कहा जाता है, यानी इन्हें सहक्रिया कहा जाता है। द स्पीसीज विच फेल टू कॉम्पीट विद अदर स्पीसीज आर अल्टीमेटली डिस्कार्डेड। तो ऐसी प्रजातियां जो दूसरी प्रजाति के साथ में प्रतिस्पर्धा करने में असक्षम होती है, वो स्पीसीज वहाँ से पूर्णतया हटा दी जाती है, यानी वो स्पीसीज हट जाएगी जो कंपटीशन में फेल हो जाती है। द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी वाइड इट एक्सेट्रा हेल्प द स्पीसीज टू विदस्टैंड द कंपटीशन। अब जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, उनकी प्रजनन जो क्षमता होती है, ये अत्यधिक उनको सहायता करती है उनकी स्पीसीज को कंपटीशन में बचाने के लिए। तो जिनका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी अधिक होगी वो प्रजाति जो है कंपटीशन में जो है सक्सेस होती है, और जो जिनमें रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम होती है वो वहाँ पर फेल हो जाती है और उसको वहाँ से हटा दिया जाता है। फोर्थ इसके अंदर आता है रिएक्शन, या जिसे कहते हैं प्रतिक्रिया। रिएक्शन इंक्लूड्स मैकेनिज्म ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। तो रिएक्शन के अंदर या प्रतिक्रिया में आता है कि जो मॉडिफिकेशन होता है एनवायरनमेंट या पर्यावरण का, उसकी वो किस विधि से होता है, थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन इट। और इनके ऊपर जो है जीवित जो प्राणी होते हैं उनका किस प्रकार से प्रभाव होता है, तो उसके कारण जो है वहाँ का मॉडिफिकेशन हो जाता है एनवायरनमेंट का। ड्यू टू दिस वेरी सिग्निफिकेंट स्टेज, तो ये इसके कारण प्रारंभिक अवस्था में विशेष अवस्था में चेंजेज टेक प्लेस इन सॉइल। इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं वो मिट्टी में होते हैं, जल में होते हैं, लाइट कंडीशंस यानी वहाँ के प्रकाश के स्रोत की कंडीशन या स्थिति में होता है, टेम्परेचर में भी परिवर्तन होता है, तापमान में, ऑफ द एनवायरनमेंट। तो वहाँ के एनवायरनमेंट में इस प्रकार के सिग्निफिकेंट चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप, द एनवायरनमेंट इज मॉडिफाइड। तो पर्यावरण जो है वो मॉडिफाइड हो जाता है एंड बिकम अनसुटेबल फॉर द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी। और वह वहाँ पर पहले से उपस्थित कम्युनिटी या समुदाय के लिए अनुकूलित नहीं रहता है। विच सूनर और लेटर इज रिप्लेस्ड बाई अनदर कम्युनिटी।
तो ये जल्दी ही या उसके कुछ समय बाद में प्रतिस्थापित कर दी जाती है किसी दूसरी कम्युनिटी के द्वारा। और जो दूसरी कम्युनिटी जो वहाँ पर आती है उसे सीरियल कम्युनिटी कहा जाता है, यानी इसे कहते हैं क्रमकी समुदाय। The whole sequence of communities that replace one another in the given area is called a seer। तो ये जो संपूर्ण सीक्वेंस होता है कम्युनिटीज़ का जो कि रिप्लेस करती है एक दूसरे को किसी दिए गए क्षेत्र के अंदर, उसे सीयर कहा जाता है, यानी क्रमक कहते हैं। तो जो भी दूसरी किसी एक पहले से उपस्थित कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी जब प्रतिस्थापित करती है तो उसे सीयर कहते हैं। एंड डिफरेंट कम्युनिटीज़ कंस्टिट्यूटिंग द सीयर आर कॉल्ड सीरियल कम्युनिटीज़। और विभिन्न प्रकार की समुदाय जिसमें सीयर्स होते हैं अनेक प्रकार के, उन्हें सीरियल कम्युनिटी या क्रमकी समुदाय कहते हैं। सीरियल स्टेज भी कहते हैं या इन्हें डेवलपमेंटल स्टेज कहा जाता है। पांचवी अवस्था आती है इसमें स्टेबिलाइजेशन और क्लाइमैक्स, यानी स्थायीकरण या इसे चरम अवस्था कहा जाता है। फाइनली there occurs a stage in the process when the final terminal community becomes more or less established for a longer period of time। तो अंत में वहाँ पर जिस स्थान पर अनुक्रमण हुआ था वहाँ पर एक ऐसी अवस्था आती है जब एक अंत्य कम्युनिटी या समुदाय यानी अंतिम समुदाय का निर्माण होता है, जो वहाँ पर अधिक या कम दोनों ही प्रकार से वो स्थापित हो जाती है, यानी अधिक स्थापित भी हो सकती है या कम स्थापित भी हो सकती है, लेकिन वह लंबे समय तक जो है स्थापित रहती है। एंड इट कैन मेंटेन इटसेल्फ, और ये स्वयं को ही कम्युनिटी जो है मेंटेन कर सकती है इन इक्विलिब्रियम विद द क्लाइमेट ऑफ द एरिया, जो कि उस क्षेत्र के जलवायु के साम्य अवस्था के साथ में होता है। तो जलवायु के जो जलवायु होती है क्षेत्र की, उसके साथ में वो कम्युनिटी वहाँ पर स्थापित हो जाती है एक साम्य अवस्था में। द फाइनल कम्युनिटी इज़ नॉट रिप्लेस्ड एंड इज़ नॉन एज क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो जो ये अंतिम समुदाय होता है ये प्रतिस्थापित नहीं होता है किसी दूसरे समुदाय के द्वारा, इसलिए इसे क्लाइमैक्स कम्युनिटी या चरम समुदाय कहा जाता है। एंड द स्टेज एज क्लाइमैक्स स्टेज, और इस अवस्था को जो है चरम अवस्था कहा जाता है। थैंक यू सो मच। इसके बाद का भाग हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।